अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिसीजन मेकिंग का। तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के। कल हमने कुछ डिफरेंट स्टेप्स देखे थे कि कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए एक बेहतरीन डिसीजन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि क्या हम अपनी आम ज़िंदगी में उन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसका आंसर था कि हम नहीं करते, क्योंकि जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमने डिसीजन लेना होता है तो हमारा दिमाग उन सब चीज़ों को फॉलो अप नहीं कर पाता, ठीक है, जो दिए हैं डिफरेंट साइंटिस्ट ने। तब हम सिर्फ देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस को, अपने एक्सपीरियंस को, और फिर हम डिसीजन को ले लेते हैं। अब है कि डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स के कौन कौन से अप्रोप्रिएट स्टाइल्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम बेहतरीन डिसीजन मेकर्स बन सकते हैं। सो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें कि एक बंदा इनफरादी तौर पे किस तरह से बेहतर फ़ैसला ले सकता है। डायरेक्टिव स्टाइल, एनालिटिकल स्टाइल, कंसेप्चुअल एंड बिहेवियरल स्टाइल, इनके नेम ही मेंशन कर रहे हैं। ये सामने आपके एक ग्राफ भी बना हुआ है कि रेशनल से इंस्टीट्यूटिव हमारी जो अप्रोच है वो वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। लो टू हाई हमारी टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी होनी चाहिए। एनालिटिकल टेक्निक में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं, पूरी तरह से उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, ठीक है। ये मोस्टली रेशनल फॉर्म है डिसीजन मेकिंग स्टाइल की। कंसेप्चुअल जो है ये एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टेक्निक है, क्रिएटिव अप्रोच है डिसीजन मेकिंग की। फिर डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव का क्या मतलब है कि डायरेक्शन में, कि जिस डायरेक्शन के अंदर चीज़ चल रही है, सिचुएशन है, हम उसी को देखते हुए, अपहेल्ड करते हुए, उसी डायरेक्शन के अंदर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को देखते हुए क्विक डिसीजन जो है वो लेते हैं। डायरेक्टिव मोस्टली जो है वो क्विक डिसीजंस होते हैं जिसमें हमें सोचने का इतना टाइम नहीं मिलता, जस्ट हम सिचुएशन को देखते हुए जो है वो आगे गो थ्रू करते जाते हैं। बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग, ये स्टाइल क्या कहता है कि जो हमें सजेशंस मिलते हैं, ठीक है, हम में कोई मसला है, हम कोई फ़ैसला करना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, हमें समझ नहीं आ रही है, हम दूसरों से मशवरा लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है हाई कंसर्न है जिसके अंदर हम चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और हम चाहते हैं कि कहीं कोई गलत फ़ैसला ना ले तो दूसरे लोगों से मशवरा करके उन्हें भी साथ साथ लेके चलते हैं। तो ये एक बिहेवियरल स्टाइल है डिसीजन मेकिंग का। नेक्स्ट है एथिकल डिसीजन मेकिंग। अब इन सब की आगे डिटेल लिखी हुई है। अभी जो हमने पॉइंट समरीज की देख ली, इन सब के आगे डिटेल है कि एथिकल डिसीजन मेकिंग किन किन स्टेप्स को देख के होता है। स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए मॉरली। ऑर्गेनाइजेशनल, इन्वायरमेंटल, रिवार्डिंग ऑफ एथिक्स एंड पनिशिंग द वॉयलेशन। लोकस ऑफ कंट्रोल, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस हद तक जो है वो अपग्रेड हुई है ताकि हम एथिकली डिसीजन जो है वो मेक कर सकें। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स इन ग्रुप्स, अभी बात हमने की इंडिविजुअल लेवल पे। अब अगर हम बात करें कि एक ग्रुप है और उसको डिसीजन लेना है तो फिर कौन कौन से तरीके हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरेक्शन। टिपिकल ग्रुप्स वेयर मेंबर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर फेस टू फेस। लीडर स्टेट द प्रॉब्लम, लीडर जो है वो प्रॉब्लम बताता है कि ये मसला है, फिर सारे जो हैं अपने अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताते हैं और सारे मिल के जो है फिर वो फैसला करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, अक्सर ये टीचिंग टेक्निक के अंदर भी यूज़ होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसका क्या मतलब है कि आइडिया जनरेटिंग प्रोसेस दैट स्पेसिफिकली इनकरेजेस एनी एंड ऑल अल्टरनेटिव्स। यही एक मसला है, उसके जितने भी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं क्रिटिसाइज़ करते हुए प्रॉब्लम को पार्टिसिपेंट के लिए, तो उसे हम कहेंगे कि ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है। Nominal group technique, no interpersonal discussion or communication that members independently write down their ideas, present them, and then rank their final decisions. Electronic meeting, a meeting where members interact on computers, allowing for ambiguity and comments, agreements of votes. यानी हम ऑनलाइन किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम कोई फ़ैसला करना चाहते हैं तो हमारी दो राय बन चुकी हैं, तो फिर बाकी जितने ग्रुप के मेंबर्स होंगे हम उन्हें कहेंगे कि वोटिंग करें, आप ये वाले फ़ैसले के साथ एग्री करते हैं या दूसरे फ़ैसले के साथ। तो जिसके वोट ज़्यादा होंगे फिर उस फैसले को अडोप्ट कर लिया जाएगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक कहते हैं, ठीक है। फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल डिसीजंस मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन में बड़े पैमाने पे फैसले किस तरह किए जाते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिजनेस ग्रोथ, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, फैसिलिटेट इनोवेशन, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। थ्योरीज़ हैं कुछ मोटिवेशन की, कंटेंट थ्योरीज़ हैं, प्रोसेस थ्योरीज़ हैं, इन सबको अभी डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ हेज़बर्ग्स मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी। ये कहता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो अंदर से आ रहे होते हैं, ठीक है, किसी सिचुएशन के अंदर से। एक्सट्रिंसिक फैक्टर वो जो बाहर वाले होते हैं, ठीक है। ये फ़र्क है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर्स का।
तो ये क्या करते हैं, ऑपोजिटली काम करते हैं किसी भी पर्सन की सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर डिससेटिस्फेक्शन के लिए। यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हम सेटिस्फाई हो रहे हैं फ़ैसला करते हुए, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम जो है वो डिससेटिस्फाई हो रहे हैं, कि हमें वो चीज़ें तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, कि ये चीज़ें जो है रुकावट बन सकती हैं हमारे इस फ़ैसले को लेकर। डिससेटिस्फेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाइजीन फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिसी कोई, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, सैलरी के इश्यूज़, वर्किंग कंडीशन वगैरह। और सेटिस्फेक्शन के अंदर हमारी अचीवमेंट, कि हम क्या अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, रिकग्नाइजेशन हमारी क्या होगी, सैलरी कितनी बढ़ सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ग्रोथ क्या होगी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। फिर है मैकलेलन थ्योरी ऑफ नीड्स। ये कहता है कि फोकसेस ऑफ थ्री, कि इंसान की जो है वो बेसिक थ्री नीड्स होती हैं। जब वो आता है प्रैक्टिकली अब लाइफ के अंदर, तो उसकी थ्री नीड्स होती हैं। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। यानी वो जाना जाए, पहचाना जाए, उसके पास अचीवमेंट हो और पावर हो। पावर कब आती है, कि जब एक बंदे के पास पैसा होता है या फिर वो किसी ऐसे मुकाम पे होता है कि उसकी सुनी जा रही होती है। ठीक है, तो अचीवर प्रेफर जॉब्स दैट ऑफर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीडबैक एंड मॉडरेट रिस्क। फिर थ्योरी आती है अल्डरफर्स ERG थ्योरी। ये क्लेयर फॉर एडर ने दी। इसने कहा कि किसी भी पर्सन की जो नीड्स है हम उन्हें कोर नीड्स से फुलफ़िल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एग्जिस्टेंट रिलेटिवनेस एंड ग्रोथ। मास्लो थ्योरी, मास्लो की आपको पता है कि बहुत मशहूर थ्योरी है। इसकी थ्योरी ऑफ नीड्स है, इसको हायरार्की ऑफ नीड्स भी बोलते हैं। वो कहता है कि सबसे पहले इंसान की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, जिसके अंदर रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह है। उसके बाद अगर किसी की ये फुलफ़िल हो जाती हैं, फिर उसको क्या चाहिए होता है, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज पे आ जाता है कि उसके दोस्त होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि उसकी सेल्फ़ इस्टीम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं। और लास्ट स्टेप क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बढ़ता 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 वो आगे चलता जाता है। अल्फ्रेड थ्योरी कहती है कि नो रिजिड हायरार्की अपर एंड कुड बी सेटिस्फाइड बिफोर लोअर। अल्फ्रेड इसके ऑपोजिट थ्योरी देता है। वो कहता है कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए, बस जिस इंसान को जो मिलता है उसे वो ले लेना चाहिए। इक्विटी थ्योरी कहती है कि जितना हमारा रिवार्ड है, जितनी एफ़र्ट हम करें किसी वर्क पे, उतना ज़्यादा हमें रिवार्ड भी मिलना चाहिए। यानी ये बैलेंस को जो है प्रमोट करती है। एडम्स इक्विटी थ्योरी ये कहता है कि जितना ज़्यादा हमने एफ़र्ट्स किए हैं वर्क के ऊपर, यानी जितनी ज़्यादा इनपुट दें उतनी ज़्यादा हमें आउटपुट भी मिलनी चाहिए। बैलेंस रहेगा तो फिर ही हमारी वर्क प्लेस जो है वो लेड होगी किसकी तरफ, प्रोडक्टिविटी की तरफ। कोग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी, कोग्निटिव मैंने आपको बताया था हमेशा क्या ब्रेन के साथ रेलिवेंट करती है, यानी सोचने समझने की सलाहियत। तो जब हम चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे तो ऑब्वियसली हम मोटिवेट होंगे, एक्सट्रिंसिकली भी और इंट्रिंसिकली भी। गोल सेटिंग थ्योरी ये एडविन लॉग ने दी। इसने कहा कि 5 प्रिंसिपल्स हैं। जब बंदा गोल सेटिंग प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है, वो अपने कुछ गोल सेट करता है, तो फिर वो जो है उसकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को जो है चैलेंज करता है और उनको अचीव करने की कोशिश करता है एज टास्क कम्प्लेक्सिटी, फीडबैक, कमिटमेंट, चैलेंज एंड क्लियरिटी को लेके। फिर है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ये डाउलेस मैग्रोन ने दी। इसने कहा कि थ्योरी एक्स क्या है, 4 एजम्पशंस हैं मैनेजर्स की। क्या कि इनहेरिटली डिसलाइक होनी चाहिए, पनिशमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए और सिक्योरिटी जो है वो मिलनी चाहिए। थ्योरी वाइब की भी 4 एजम्पशंस है। इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए कि एम्प्लॉय जो हैं वो नेचुरल बिहेव करें, पीपल जो है उनका सेल्फ कंट्रोल हो खुद के ऊपर, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, और एबिलिटी टू मेक इनोवेशन। मोटिवेशन एट वर्क, ये टॉपिक जो है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मोटिवेशन का भी साथ टॉपिक चल रहा है साथ साथ में, और साथ साथ हमारी जो है डिफरेंट थ्योरीज भी चल रही हैं। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।